सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? इनकम टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स जो है वो कौन सा है? इनकम टैक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है बार-बार आपसे पूछते हैं। ठीक है, यहां पर कोई डाउट तो बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेशन सिस्टम में हमने अभी क्या बात किया? फर्स्ट टैक्सेशन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट कैटेगरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और दूसरा कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के अंदर तो उसके अंदर इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स और कौन सा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यहां तक कोई डाउट बताइए। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के अंदर लिखते जाइएगा पहला। हालांकि थोड़ा सा मुझे ये भी बता दूं मैं कि जो भी कैटेगरी है इसके अंदर आ रहा है डायरेक्ट टैक्स। तो जल्दी से लिखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट में हम लेके चलते बात करते चलेंगे। लैंड रेवेन्यू। क्या? लैंड रेवेन्यू। ये भी किसके अंदर आता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर। लैंड रेवेन्यू, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं आपको मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि दो तीन चीजें बदली जा चुकी है। ठीक है, स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स चेंज किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। ये है स्टेट डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स ऑन क्या? एग्रीकल्चर। टैक्स ऑन क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा? स्टेट का डायरेक्ट टैक्स। मैं लिख देता हूं स्टेट डायरेक्ट टैक्स। स्टेट डायरेक्ट टैक्स। फिर से कमर्शियल टैक्स। तीसरा कौन सा है? कमर्शियल टैक्स। जो बिजनेसमैन लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं क्या? कमर्शियल टैक्स। अच्छा, क्योंकि आप सामान खरीदने जाते हो तो आप देखते हो क्या कि दो चीजें लिखी रहती है, सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो टैक्स ये कौन सा? स्टेट डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अलग से लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको वैसे दिख रहा है स्टेट कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है which of the following is not a state direct tax। तो आपको चार ऑप्शंस रहेंगे और आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो। ठीक है, तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा है? इनकम हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, वेल्थ हो गया, इंटरेस्ट हो गया, गिफ्ट हो गया और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में लैंड रेवेन्यू हो गया, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड इनकम भी लिख लीजिएगा और कमर्शियल टैक्स। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इसके बारे में इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम्स। तो जो जो चीजें लीगल है, अगर कोई इलीगल काम किया तो जो लीगल काम कर रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे स्मगलिंग कर रहे हैं कोई, इलीगल तरीके से कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तो कस्टम्स ऑफिसर क्या करेगा? एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे हमारे बारे में। तो फिलहाल पहला क्या है? एक्साइज ड्यूटी। दूसरा क्या है हमारा? कस्टम ड्यूटी। कौन सा? कस्टम। ये कस्टम ऑफिसर कहाँ होते हैं? पोर्ट्स होता है ना, पोर्ट्स जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। वहाँ पे कौन से लोग काम कर रहे होते हैं? कस्टम्स वाले, राइट। तीसरा आता है सर्विस टैक्स। या तो लिख लीजिए, और फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो लिख लीजिएगा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। चौथा लिखेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है,
चलो एक बार पढ़ के सुनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? जल्दी से बोलो स्टार्ट आवाज आ रही है। Excise duties, custom duties, service tax, services tax. फिर से बोलो। Excise duty, custom duty, service tax, services tax. चलिए अब स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा? वैल्यू एडेड, वैट का नाम सुना होगा आपने, हाँ? तो वैल्यू एडेड टैक्स हालांकि इकोनॉमिक्स में पूरा अपना टॉपिक है वैल्यू एडेड टैक्स। जो वन डे एग्जाम में उसको सीधा सीधा पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट गवर्नमेंट, आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बताना होगा, ठीक है? वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा स्टाम्प ड्यूटीज, क्या? स्टाम्प ड्यूटीज, ठीक है? स्टाम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन फीस। कोई आदमी घर खरीदता है तो क्या पे करता है? स्टाम्प ड्यूटी पे करता है। मैं महाराष्ट्र में मैंने फ्लैट खरीदा तो मुझे स्टाम्प ड्यूटी में देना पड़ा रजिस्ट्रेशन फीस की। ये रजिस्ट्रेशन फीस कहाँ का लगा मुझे? दिल्ली का लगा कि महाराष्ट्र का लगा? सारा जो दस्तावेज था जमीन का, फ्लैट का, जो घर का कागज था, वो सब किस में लिखा हुआ था? मराठी में लिखा हुआ था। किस में लिखा था? मराठी में। तो वो टैक्स किसको गया? महाराष्ट्र को। क्यों? क्योंकि जमीन कहाँ का था? महाराष्ट्र। क्लियर? ऐसे दिल्ली का मैं घर खरीदता हूँ, दिल्ली में कोई फ्लैट खरीदता हूँ, बंगला खरीदता हूँ, तो कहाँ का टैक्स देना पड़ेगा मुझे? दिल्ली का। लेकिन कैसा? कैसा टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। ठीक है? स्टेट वो तो कैपिटल है स्टेट का, ठीक है? नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट टैक्स। कौन सा? इंटरटेनमेंट टैक्स। आप जो मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाओगे तो इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, पता है? इसे छोटा सा बात बोलते हैं कि एक मूवी अभी आई है, कौन सी? सैम बहादुर, राइट? तो सैम बहादुर मूवी अगर आप यहाँ पे विवियाना मॉल में देखते हो तो 450 रुपए का टिकट आएगा, कितने का? 450। यही गुजरात के कोई सिनेमा हॉल में देखोगे तो 170 रुपए का है, 160 रुपए का। तो बताओ ये क्या मामला भाई? हो सकता है सर हॉल बहुत अच्छा हो या छोटा हो या बड़ा हो, पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग इंटरटेनमेंट टैक्स, वैसे इंटरटेनमेंट टैक्स फिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। हर स्टेट अपना अपना क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। तो लगाएगी या ना लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स भी कर दे तो पैसा जाएगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट। किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है? आगे बात करते हैं ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? क्या ड्यूटीज ऑन क्या? या सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट भी हो गया सारी चीजें। टैक्स ऑन मोटर एंड व्हीकल्स, टैक्स, अच्छा मोटर एंड क्या? व्हीकल्स, मोटर एंड व्हीकल्स। अभी टोल नाका सुना है? टोल नाका, टोल नाका का सारा पैसा किसको जाता है? मोदी जी को जाता है, दिल्ली जाता है, तो महाराष्ट्र में नहीं जाता है। तो महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि रोड कहाँ का है? वो बात अलग हो सकता है उस रोड से तो गुजरात जा रहे हो, दैट्स डिफरेंट है, पर टेक्निकली अगर टोल नाका महाराष्ट्र के जोन में पड़ता है तो सारा पैसा किधर जाएगा? हो सकता है कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाए, पर कहीं ना कहीं मेजर पार्ट कहाँ आएगा हमारा? हालांकि आप स्टेट गवर्नमेंट ही बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड इंडियन रोड जैसे NH-44 है, ये सब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट इज मोर रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो व्हीकल्स का टैक्स, अगर आप हेलमेट नहीं लगाए तो फाइन लग गया, पैसा कौन लेके गया? महाराष्ट्र। ये दिल्ली नहीं जाएगा तुम्हारा पैसा, तुमने गलती कहाँ की है? महाराष्ट्र में। सपोज करो आप कार लेके गए और गोवा में जाके कोई गलती किया, हेलमेट नहीं लगा, सॉरी कार में आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो कहाँ पे आपकी गाड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र। लेकिन आप बेल्ट कहाँ नहीं लगाए? गोवा में जाके नहीं लगाए। अब पैसा कहाँ दिया? गोवा पुलिस को, क्या गोवा ट्रैफिक पुलिस को। तो कौन सा गवर्नमेंट को जाएगा? महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को जाएगा कि गोवा के गवर्नमेंट? गोवा के गवर्नमेंट। चाहे महाराष्ट्र का ही गाड़ी क्यों ना हो, अगर गोवा की गाड़ी आई और यहाँ पे कोई आदमी क्या करते हैं? सीट बेल्ट
नहीं लगाया तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा, लेकिन किस टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली जाएगा। कोई भी गलती करे महाराष्ट्र में तो पैसा दिल्ली जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, समझ पा रहे हो? ठीक, तो सुन जरा सा रिपीट करो। स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा है? ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप फाइन इम्पोज्ड ऑन हेलमेट्स, इम्पोज्ड ऑन हेलमेट्स या क्या सीट बेल्ट्स एग्जाम्पल। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक बताइए। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, चलेगा आपको? चलो मुझे बताओ कि which is central government indirect tax? Which of the following? क्वेश्चन दे रहा हूँ, which of the following is central government central which of the following? इधर ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है which of the following is central government indirect tax? Is central government indirect tax? Which of the following is a central government या indirect tax? ये दिया, तो इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है गिफ्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? ऑप्शन बी है कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। ऑप्शन सी है कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। और नेक्स्ट है सर्विस टैक्स। क्या है? क्या है इसका आंसर? सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? क्लियर है? चलो एक बार लिख करके बताओ, फिर बात करेंगे। हाँ भाई, इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप के होते हैं और कौन सा? बस जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पैसा कहाँ जाएगा? चोरी किया हुआ पैसा जिस स्टेट में चोरी किए मोदी जी लेके जाएंगे बीजेपी में। हाँ, दिल्ली जाएगा क्या पैसा? हाँ, कहाँ चोरी किया है ना, कहाँ चोरी किया है ये डिपेंड करता है, राइट? यस और तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा जीएसटी। जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तु। सर्विसेज मतलब एग्जाम्पल
एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब में 15 and 12 गवर्नमेंट वो भी बेटर है रेस्टोरेंट का गवर्नमेंट का होगा और कौन सा होता है? और रेस्टोरेंट अच्छा एक बात बताओ, रेस्टोरेंट में एक आदमी काम करता है और उसको एक वेटर है, ठीक है, आप उसे टिप दे देते हो, ये लो एंजॉय 5000 रुपए तुमने टिप दे दिया, ये 500 रुपए। अभी 5 स्टार होटल गया, होटल खाया जैसा होटल था आपने, नहीं अपना मेन्यू होता है, हाँ 5 स्टार टिप्स देते हैं तो 15000 रुपए का खाओगे तो 500 रुपए टिप दोगे कि एक से रुपए दोगे, 11 रुपए दोगे, बोले हम 500 में तो खाना ही खा लेते हैं, जितना टिप देते हो आप उतना हम खाना ही खा लेते हैं, तो वैसी बात नहीं है। मतलब आई टॉकिंग जैसे लास्ट टाइम जैसे होटल एक होटल लीला का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है आपने? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। होटल हयात का नाम सुना है? होटल ताज का नाम सुना है? लोग 15-16 हजार रुपए का लंच या डिनर करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं टिप देना होता है, तो क्या करते हैं 500 रुपए। कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसे देते हैं लोग कि 13000 रुपए का उनका बिल हुआ, कार्ड स्वाइप करते हैं और 500 रुपए कैश निकाल के देते हैं, किसको? अब बताइए कैसा टैक्स था? ये कोई टैक्स था? अरे गिफ्ट था, गिफ्ट। ये भी एक टैक्स था। अब मान लो 500 करके वो वेटर 1 लाख रुपए का पगार ले लिया, खुश नहीं होगा कि सर पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, है ना? बकवास करना पसंद है, ठीक है कि? तो 500 मतलब कि 4 गेस्ट आए 2000 रुपए किया, मतलब 6 गेस्ट आए, 6 गेस्ट पसंद किया 3000 आ गए, तो हो गया ना 90000 रुपए महीने का, राइट? और गलती से छुट्टी नहीं मारा, ध्यान दें, कंटीन्यूअस से अप्लाई, ठीक है? तो 90000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब 90000 रुपए की तो टैक्स रेंज आ गया, तो 10 लाख का पैकेज हो गया उसका, चलो 6 लाख तक में तो टैक्स नहीं भरना होता है, अब 4 लाख के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा 15। ये टेक्निकली 60,000 रुपीस को टैक्स भरना पड़ेगा, 60,000 आपने क्या बोला? बताओ कौन सा टैक्स है ये? गिफ्ट टैक्स। ये और सा टैक्स था? गिफ्ट टैक्स था, ठीक है? लिखते चलिएगा सब लोग, आगे चलते जीएसटी के बारे में बात करें, लिखिएगा। अच्छा ये बताओ जीएसटी जो है क्यों लाया गया था इंडिया में? जीएसटी इंडिया में क्यों लाया गया था? जीएसटी इंडिया में क्यों लाया गया था? बढ़िया चल रहा था, वैट अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जीएसटी क्यों लाया गया इंडिया में? क्या जरूरत पड़ी? मोदी जी को ऐसा क्यों लगा कि भाई ऐसा कुछ लाना चाहिए? क्यों लगा कि लाना चाहिए? ठीक है, हुआ क्या कि अलग अलग स्टेट वाले लोग अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे थे? अलग अलग स्टेट वाले अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। तो हुआ क्या कि कुछ लोग ज्यादा लगा रहे थे, कुछ लोग कम लगा रहे थे। अब जो लोग कम टैक्स लगाएंगे उनके पास कस्टमर ज्यादा हो जाएगा, है नहीं? मतलब एक रेस्टोरेंट वाला है, वो बोलता है कि हम लोग टैक्स लेंगे ही, 10,000 रुपए का खाना खाइएगा तो हम 500 लेंगे। एक बोलेगा कि 10,000 का खाना खाइएगा तो हम 2,000 लेंगे, एक बोलेगा 600 लेंगे, 800, लड़ाई हो जाएगी। तो सर अब लोग बोलेगा कि यार जहाँ पे मुझे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, सेविंग्स ज्यादा हो रहा है, वहाँ ज्यादा लोग जाएंगे। जैसा वैसे मान लो ये मार्कर है, कोई आदमी इस मार्कर को 50 रुपए बेचता है, कोई इसको 30 से बेचता है, कोई 40 से बेचता है, कोई 35 से बेचता है, कोई 20 से बेचता है, कोई 40। अब उसका खरीदारी का कॉस्ट प्राइस है इसका 25 रुपए, 15 रुपए। अब उसको 40 से बेच रहा है, कोई 50 से बेच रहा है, कोई 30 से बेच रहा है, तो बताओ ये सही बात है क्या? सही बात है? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो भैया ऐसा है, इसको कोई भी आदमी चाहे इंडिया में दिल्ली में खरीदो या बॉम्बे में खरीदो या चंडीगढ़ में खरीदो या राजस्थान में खरीदो, इसका कॉस्ट 25 रुपए ही रहेगा। सच बात भी है, 25 रुपीज ही रहेगा। इसका मतलब इस गुड के ऊपर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? टैक्स फिक्स कर दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 रुपए है या 15 रुपए है ना? कितना है? 15 रुपए लाने जाने का, 5 रुपए पकड़ो 20 में, हर लोग एक मार्केट में 5 रुपए ज्यादा नहीं कमाएंगे, तो टैक्स फिक्स है। क्लियर है?
मतलब सिंपल एग्जांपल, ये एग्जैक्ट ये कहना ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं बात ये कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे लैंड रेट, अगर 1 करोड़ का लैंड है तो उसके ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया, मतलब हर चीज का टैक्स स्लैब बना दिया, क्या बना दिया, इंटरटेनमेंट के लिए टैक्स स्लैब बना दिया कि इतना तक का इनकम हो रहा है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इससे कम हो रहा है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर कुछ लोग ज्यादा कर रहे थे, कुछ लोग कम कर रहे थे, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी खराब होगा, क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, इसीलिए क्या किया गया, टैक्स स्लैब को चेंज किया गया। ठीक है, लिख के देखिए सब लोग, लिख दीजिए। अब समझते हैं कि जीएसटी कहां से कहां स्टार्ट हुआ और जीएसटी के लॉ क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, लिखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स, goods and services tax means any tax, goods and services tax means any tax on supply of goods, any tax on supply of goods means any tax on supply of goods or services, goods of the services, या दोनों भी हो सकता है, और both except taxes on the supply of, taxes on the supply of alcoholic liquor, for human consumption, तो सब चीजें के ऊपर टैक्स लगाई जाएगी, कोई भी गुड हो या सर्विसेज हो या दोनों हो, लेकिन उन एरिया को अलग रखा गया। कौन सा एरिया को अलग रखा गया, अल्कोहलिक लिकर, वाइन, सब जो चीजें थे उसको अलग रखा गया। जीएसटी के रेट से क्या रखा गया, वापर रखा गया है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हुआ क्या, जीएसटी लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी हम बात करें। ठीक है, एक बिल पास किया गया था राज्यसभा में 3 अगस्त 2016, बिल पास्ड ऑन, ठीक है, 3 अगस्त 2016, 3 अगस्त 2000, एक बिल पास किया गया था 3 अगस्त 2016 और लोकसभा में कब पास किया गया था, लोकसभा में कब पास किया गया था, 8 अगस्त, एंड लोकसभा में बिल पास किया गया कब, 8 अगस्त 2000 क्या, 8 अगस्त 2016 में बिल पास किया गया। ठीक है, तो हुआ क्या था कि पहले जो भी टैक्स चल रहे उसको चेंज किया, क्या किया गया, है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो चेंज करने का मतलब हमें अमेंडमेंट करना, क्या करना, अमेंडमेंट करना। अमेंडमेंट कौन सा किया गया समझिएगा, 101st अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज करना। कोई पुराने कानून चल के आ गए उसको बदलना पड़ेगा कि बदलना पड़ेगा, अमेंडमेंट एक्ट, और कौन सा ईयर, 2016। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि जीएसटी वाज इम्पोज्ड ऑन विच अमेंडमेंट एक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, 101 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 2016, और कब किया गया था, 8 सितंबर 2016। कब इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 8 अगस्त क्या, अगस्त नहीं सॉरी सितंबर, 8 सितंबर कौन सा, 2016 को क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब समझते हैं
कि जीएसटी काउंसिल बनाएगा। क्या बनाएगा? कैंसिल ऐसे कर लेंगे क्या? ये काउंसिल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का मतलब है कि बात थोड़ा सा रिकैप कर इसको बता दो, उसको चलेगा? थोड़ा एग्जिस्टिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिकैप कर, ठीक है, कि आखिर क्या क्या चेंजेस करना था और उसका इफेक्ट किस किस के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई नया आएगा तो प्रोजेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो एग्जिस्टिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रोजेक्ट में उसके कौन सा एग्जिस्ट कर रहा था और इसके ऊपर क्या हुआ इफेक्ट पड़ा, ठीक है। Existing in that structure. Existing indirect structure. इसे दो तरह का पार्ट है। कौन कौन सा? पहला है कौन सा? सेंट्रल टैक्सेस। कौन सा? सेंट्रल पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो हम बात कर चुके हैं। सेंट्रल एक्साइज क्या हम बात कर चुके हैं। इसके बाद एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और एक्साइज की कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी लगता है उसके बाद एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी divided under and imposed under medicinal and toilet preparation act, medicinal and toilet, ठीक है। बोलते हैं ना गांव में हर जगह टॉयलेट होगा, हर जगह क्या होगा, हॉस्पिटल। तो ये भी इनको इसके ऊपर भी क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, डिवाइडेड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, प्रिपरेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ क्या, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस टैक्स, कौन सा? इसके बारे में बात करें। सर्विस टैक्स, सरचार्जेस एंड सीजर्स, सरचार्जेस and surcharges and seasons. ये किसकी बात हो रही थी? सेंट्रल टैक्स, किसकी? सेंट्रल टैक्स। केवल जल्दी से बता दो फटाफट क्या क्या लिखा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटीज डिवाइडेड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स एंड सरचार्जेस एंड सेसेस, ठीक है। सरचार्जेस का मतलब क्या है? जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, तो किसी को डायरेक्ट काम बनाना है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सरचार्ज। मतलब कि कितना चीज की रिक्वायरमेंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट जब बढ़ता है तो सरचार्ज लगेगा, जरूरत से जब ज्यादा लगता है तो क्या होगा, सरचार्ज, ठीक है। ये गवर्नमेंट का है। अब वैसे तो ये सारी चीजें का होती है, जब प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट का आता है ना, तो वो स्पेशल प्रोडक्ट के लिए होता है। लेकिन कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका परमिशंस चाहिए, आपको चाहिए परमिशन। अरे कोई बिल्डिंग बना रहे हो क्या, बिल्डर नहीं बना रहे, उसको क्या चाहिए, परमिशन। तो परमिशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, किसका परमिशन चाहिए, रेरा का चाहिए, महाराष्ट्र रेरा बिल्डिंग बनता है, सो रेरा का क्या परमिशन है ना। तो वैसे ही हर चीज के ऊपर क्या होता है, सरचार्ज होता है। आगे चलते हैं, स्टेट टैक्स, ये सारा चीज गवर्नमेंट के टैक्सेस
कौन कौन से बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी Additional European customs services तो चार को आपने वर्ड और लिख लो मतलब सरचार्जेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन समथिंग पेड ऑन क्या कोई चीज के आप एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो क्या करते हो एक्स्ट्रा ठीक है एक्स्ट्रा पैसा है ना जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई चीज का वर्क कोई पर्टिकुलर अमाउंट है राइट बट उसको आप एक्स्ट्रा पैसा दे करके जैसे तत्काल टिकट है ट्रेन का टिकट लगाते हो तो तत्काल का टिकट कौन जाता है ना रेलवे टिकट नहीं क्या है ना तो बैठोगे उसी जैसे सीट पे लेकिन इमरजेंसी वाला टिकट है क्या हो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ज्यादा देने का मतलब क्या होगा इससे सरचार्ज है इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोलना ठीक है ठीक समझ आया एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर समथिंग आगे चलें सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बारे में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देता है ना थोड़ा सा और ऐड ऑन किया गया है क्या था रजिस्ट्री काउंसिल में बनाया गया कौन से थे उस टाइम पे स्टेट टैक्सेस लेवल कैप कर दीजिए फटाफट बताइए जो मैंने बताया था पहला क्या है स्टेट का राइट स्टेट का क्या है राइट का मतलब क्या है वैल्यू एडेड एक बार तो एग्जाम में पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट रेलवे के एग्जाम में क्या पूछा था वैट का फुल फॉर्म क्या है और एग्जाम में ऑप्शन था वैल्यूएबल एडेड टैक्स वैल्यूएबल एडिशनल टैक्स है ना वैल्यू एडिशनल टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स अच्छे टेंशन एडिशनल अच्छे जगह अच्छे है ना वैल्यूएबल हां वैल्यूएबल तो चाहिए ये मामला क्या होगा क्या वैल्यू एडेड टैक्स इसी को आप दूसरा पार्ट में बात करें इसको बोलते हैं सेल्स टैक्स क्या सेल्स ठीक है जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके को लिखा होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका मतलब जो टैक्स है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं कर सकता है इसको वो टैक्स उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है नेक्स्ट सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स ठीक है परचेज टैक्स आप कुछ खरीदते हो तो उस पे जो टैक्स लगता है वो क्या बोलते हैं परचेज टैक्स तो सामान खरीदते तो लिखा होता है ना एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नेक्स्ट इंटरटेनमेंट टैक्स इंटरटेनमेंट टैक्स देखो भाई तो इंटरटेनमेंट करोगे ना सरकार को पैसा देना पड़ेगा आपको पता है एक बार एक कोई मूवी आई थी जिसके ऊपर टैक्स को खत्म कर दिया गया था तो मूवी का कॉस्ट सिर्फ 70 रुपए 60 रुपए कौन सा मूवी था काफी देर का किसी का था जिसका फ्लैट 100 रुपए ऑल सिनेमा वाज 100 रुपीस ओनली चाहे वो सिनेमा छोटे लेवल का हो या बड़े मतलब कोई भी 500 रुपए चार्ज मतलब 100 रुपीस फ्लैट मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ कौन सा था जिसके ऊपर इंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया था ठीक है आई थिंक सुपर 30 का लगाया गया सुपर 30 मूवी आई डोंट नो बट शायद ठीक है तो अगर इंटरटेनमेंट हटा दिया जाएगा तो मूवी का कॉस्ट क्या हो जाएगा बहुत लेकिन ध्यान रखें कि उससे हमारे ऑडियंस को कुछ सीखे सीखने वाला जैसे आपके वाले दोस्त या एजुकेशन वाला है ना इसके ऊपर फिल्म में गाने ही ना हीरो हीरोइन हो ही नहीं मतलब
कहीं ना कहीं देशभक्ति जैसा या फिर कहीं ना कहीं से आपको सीख रहे हो। चलिए इंटरटेनमेंट टैक्स के बाद क्या आएगा हमारा, other than those divided by local bodies, other than those divided by local bodies। कुछ लोग होते हैं जैसे बीएमसी है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब तुम कुछ भी करोगे एक तो फिल्म का है वो तो समझ में आता है, दूसरा क्या है कि अगर कोई लोकल बॉडी बोलती है आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, ये चीज जमा करने के लिए इंटरटेनमेंट सर्विस का आपको यहाँ बैठाने के लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो टैक्स किसके अंदर आ जाएगा हमारा, स्टेट टैक्स, किसके अंदर आ जाएगा, स्टेट टैक्स। जैसे छोटा सा बात करते हैं कि गणपति जी का फेस्टिवल होता है, लोग आते हैं पैसा देने के लिए, मांगने के लिए चलता है, सब लोग देते हैं श्रद्धा 500, 1000, 2000, 5000, 3000, 4000, 10000, 13000, 12000, तो थोड़ा हाई फाई टाइप का नहीं पचास हमें क्या रुपए देता है तो मुझे यहाँ से सुना नहीं मैं क्या रुपए ठीक जैसे हमारे घर में एक फ्रेंड है कि 5000 रुपए देगा, तो जरा सोचो कि सारी चीजों को करने के बाद जहाँ पर वो चीज लगाई जाएगी, हाँ मेरे का जो है जब होगा या जब उनकी लगाई जाएगी तो वहां पर का परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, परमिशन कौन लेगा, हम लोग लेंगे वो लोग लेंगे, वो लोग लेंगे, वो लोग लेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने भी हमसे पैसा लिया, तो हमारी सरकार पैसे छोड़ देगी, तुमने आम आदमी से पैसा ले लिया तो सरकार तुमसे नहीं लेगी, पता चला सारा गणपति जी का बजट तुमने लिए रख लिया तो 10% खर्चा किया 90% रख लिया, मानो 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, कितने का, इससे कम नहीं पड़ता है, 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, खर्चा किया तुमने 1500 रुपए, तो इतना छोटा सा तो लॉजिक ऐसा होता है, तो हम घर भी लगा है, मतलब 5000 एक व्यक्ति छोटा थोड़ी होता है, क्लियर है कि देर एक्सपेक्ट की क्या चीज है, तो कहीं ना कहीं ऊपर कर देना पड़ेगा, घर पे आप कर रहे हो अपना पर्सनल कुछ में टैक्स देते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में जो चीज यूज करोगे तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्या समझना की बात, अच्छा तो ये नहीं कि आप लोगों के घर के कलेक्शन के साथ 18 लाख का सुना है, देखो बातें काल्पनिक भी हो सकती है, पैसा कितना है, मामला ये है कि परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बस बीच रोड पे करेंगे कोई नहीं जाएगा, देखा बीच रोड पे लोग जो है डांस कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, तो कागज घुमाना पड़ा उसी वजह से, लगन चालू है, लगन चालू है ना, तो चालू है तो चालू है, फिर हमने स्टार्ट कर लिया, और इंटरेस्टिंग बात है कि बीच में स्टार्ट करते ही है, गूगल मैप पे दिखाता है आगे का आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल को थोड़ा पता चलेगा कि आज 4 घंटे पहले आपने लगाया है, लेकिन टैक्स कोई पता नहीं टैक्स, लेकिन लोगों को बोलने देखो यहाँ पर ट्रेन लगाओ तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा हमारे नेताजी को, तो वो सरकार को पहुंचा दे तो पहुंचा आगे चलते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स, ये बड़ा लग्जरी टैक्स सबसे अच्छा टैक्स ये मुझे लगता है, अगर आप लग्जरी वाले लोग हो तो लग्जरी टैक्स आपको देना पड़ेगा, लग्जरी टैक्स, नेक्स्ट है एंट्री टैक्स और फॉर्म्स, एंट्री टैक्स सारे तरीके का क्या एंट्री टैक्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जैसे आपने दुबई घूमने के लिए आपने फ्लाइट का टिकट लिया, 7 दिन का हॉलिडेज का टूर लिया, तो क्या करता है टूरिज्म वाला पैसा नहीं है, हमारा पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, किसके गवर्नमेंट को जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट की दुबई की गवर्नमेंट, दुबई के, हाँ दुबई को कहाँ बुला लेगा, दूसरी बात है वीजा का लगता है, दुबई को वीजा नहीं लगता भाई, बाकी जगह को लगता है, सिंगापुर जाओ आपको देना पड़ेगा, वेलकम टू सिंगापुर, मतलब वो सिंगापुर में तो टैक्स देना
अब ये सही है 1 लाख रुपए टैक्स है भाई आएगा क्या पता तुम कितने सेटल हो जाओ व्हाट लुक्स अब मतलब परसेंट एंटी टैक्स राइट चलिए आगे बात करते हैं एंटी टैक्स और हालांकि बहुत चीजें सिक्योरिटी टैक्स इसमें कैटेगरी नहीं है बाकी चीजें भी होती है पर बिजनेस में है आपको कोई कार्गो आ रहा है कोई सामान आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर बात करें तो क्या हो सकता है गुड्स का टैक्स भी बस एंटी टैक्स ठीक है एंटी टैक्स किसका स्टेट टैक्स का जैसे मान लो गुजरात से कुछ कपड़ा आया और महाराष्ट्र में तो वहां पे बना एक आपने जो सूट खरीदा है आपने कितने में खरीदा 1000 रुपए ठीक है वो बन के आता है 200 रुपए कितने में गया था 200 300 मैक्सिमम ठीक है तो 700 रुपए गुजरात में वो लेके जाएंगे ऐसे कैसे लेके जाओगे नहीं तो यहाँ बेचे हो और एंटी टैक्स कहीं ना कहीं हम ये भी कर सकते हैं टोल नाका जैसा जहां जहां चेक पॉइंट आएगा हाय बोला अरे कपड़ा है हाँ तो चला तो टोल जहां जहां गाड़ी रुकेगी वहां पर क्या देना पड़ेगा तो एक तरह से ये क्या है तो मतलब आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से समझ आ रही है ठीक है नेक्स्ट टैक्सेस ऑन लॉटरी ये बड़ा ड्रीम 11 चल रहा है मार्केट में तो सब बर्बाद है ड्रीम 11 के चक्कर में अब अगर ड्रीम कम पूरा नहीं हो रहा सारा ड्रीम बर्बाद हो रहा है लॉटरी ठीक है बेटिंग एंड गैम्बलिंग बेटिंग एंड क्या ये मैंने बताया नहीं था उस समय पे मुझे लगा बता देना ठीक है बेटिंग एंड क्या गैम्बलिंग जुआ खेला आयरन और जो 10 लोगों ने पैसा लगाया 10-10 हजार रुपया 1 लाख का हो गया जीते गए क्या बाकी लोगों को लॉस हो गया और जो कमाया और ऐसे उसने 30 इवेंट एक मिनट तो 20 लाख हो गया जैसा मान लो कि 15 लाख बांट दिया विनर्स को 15 लाख कमा लिए थैंक यू अब वो हार गया तो उसका मतलब आपका माइंड प्रेजेंट अच्छा मतलब ये कि वो कुछ साथ करने बदलते हैं ये भी इज्जत का गाइड ऐसा कुछ नहीं है राइट सो बेटिंग वाला तो क्रिकेट बताओ आज सेंचुरी कौन बनाएगा कोई नहीं बनाएगा अच्छा तुम जीत गए 1000 रुपए अगर कोई बना दिया तो जिससे बोला उसका नाम समझ लो क्रिकेट में होता है ठीक है गैम्बलिंग तो सीधा सीधा जो वाला बात खास का पता लेके चालू रहता है ठीक है तो उसमें भी जो मामला है अगर आप उसे पैसे कमा रहे हो आप कमा रहे हो तो आप उसे गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने जुआ कहाँ खेला महाराष्ट्र में खेला आप दीजिए पैसा क्या चल रहा है जुआ चल रहा है टैक्स वाला क्या टैक्स तो surcharges and seizures. Surcharges. Seizures का मतलब अगर कोई चीज को सीज कर लिया गया है, हालांकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। तो एक्स्ट्रा पैसा अगर आप किसी चीज के लिए कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर टैक्स देना। ध्यान से सुनो। हेलो। दोनों एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का चीज रहा तो स्टेट गवर्नमेंट राइट बात समझो जैसे कोई एक चीज जैसे घर है मैं बेच रहा हूँ खरीदना है आपको चलिए 10 लाख एक सीधा 10 लाख मतलब इसका वर्थ है 10 लाख लेकिन मेरे को 10 लाख में बेचने नहीं वैल्यू बहुत ज्यादा है और आपको जितना बचाया होगा उनको बेचना ही बेचना ठीक है जो ज्यादा पैसा देगा उसको तो इस मेरे को मोड़ पे है लेकिन फिर भी कुछ लोग जीती है कि आपको खरीदना तो ठीक है चलिए इसके ऊपर हम बोली लगाते हैं ऑप्शन राइट 10 लाख को कौन खरीदता है 50 लाख से शुरू 50 लाख रुपए एक वही बोली लगाओ 60 लाख एक
60 लाख 2 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 1 करोड़ 1 करोड़ 50 हजार 1 करोड़ 50 हजार 1 करोड़ 50 हजार 2 1 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ बंद कर दो 2.5 करोड़ 1 2.5 करोड़ 2 2.5 करोड़ 3 सोल्ड। तालियां बताइए क्या नाम है इनका? श्रद्धा ने आज इस फ्लैट को 2.5 करोड़ में खरीद लिया। मुबारक हो। ठीक है ठीक है। अब इसका दाम था 50 लाख। अब 2 करोड़ रुपया में मैं कमाया टैक्स तो 50 लाख का था। इन्होंने कितने में खरीदा? 2.5 लाख से ऊपर का खरीद। बड़ा सोचो 3 दिन राइट 2.5 करोड़ तो 2 करोड़ ज्यादा कमा लिया ना 50 लाख का चीज। मान लो कि 2 दिन पहले मैंने 50 लाख की फ्लैट खरीदा और बेच दिया हमने कितने में? 2.5 करोड़ में। सीधा सीधा 3 दिन के अंदर 2 करोड़। वाओ मैंने बोला 3 क्विंटल एलिजाबेथ ये रुकी थी। बेचा कैसे था पता है? इधर ठीक है। सूट आउट एट क्या वडाला के जो टीवी है ना ये तो बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। आप तो यही खरीदेंगे है ना? तो उससे लोग क्या तो 2 करोड़ के ऊपर मतलब 15% का टैक्स लगेगा। 15% ज्यादा लगेगा 28% या 30% पर राउंड 30% ऑफ 2 करोड़ 60 लाख सरकार ले जाएगी और मेरे को पड़ेगा ओनली 1 करोड़ 40 लाख बचेगा। कितना बचेगा? सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख। 3 दिन की कमाई 1 करोड़ 40 लाख। 60 लाख सरकार ले गई। थोड़ा सा ही हुआ। ठीक है ठीक है। डबल हो गया। चल कर मोबाइल पे देखोगे आप? चल का ये and Ali 1500 CR मिशन 1500 करोड़। चलिए आपको काम दे दो काम नहीं है आगे चलते हैं। कहाँ पहुंचे हम लोग? सरचार्जेस एक्स्ट्रा पैसा दिया ना इस घर पे ही दो 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिया कैसे बात है? ठीक है तो लेने वाला होगा वो पैसा का काम पैसा बात है ना। चलिए आगे बढ़े। ये सब तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा स्टेट टैक्सेस जल्दी स्टार्ट कौन सा जल्दी रीडिंग लगाओ फटाफट बोलो। वेटिंग एंड गैम्बलिंग और सरचार्जेस एंड क्या सीजेस क्लियर है? यहाँ तक को डाउट है बताइए यस और नो। चलिए नेक्स्ट एक एक करके समझते हैं। तो टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है तो इसका क्या करती है? आदमी वाले सैलरी चल जाता है तो और भी काम होते हैं। हाँ क्या काम होते हैं? ये गवर्नमेंट टैक्स लेती है पैसे का क्या करती है? तो हॉस्पिटल जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं बोलते जाओ और बोलो जल्दी बोलो। गवर्नमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और बोलते जाओ। रोड सर्विस देखो ये बात बताओ छोटा सा बात करते हैं। ये रोड पे जो लाइट चल रहा है रात में उसका बिजली तुम भरते हो? रोड टैक्स तो टैक्स ही देते हो ना। तो मैं कह रहा हूँ हमारा एक बस है जिसमें 3 लोग जा रहे हैं अकेले पूरा बस खाली जा रही है। तो लगता है पेट्रोल का दाम निकल पाएगा 3 लोग से डीजल का तो कौन पैसा भराया बीएसटी का बस। आप ओवरलोड हो जाते हैं लटक जाते हैं अलग बात है। हाँ ठीक है रोड पे लाइट जल रहा है उसका बिजली बिल तो सरकार भरेगी। अब सरकार क्यों भरेगी?
कि तुमने जो पैसा भरा है उससे वो सरकार भर देगी। अब पता चला, रोड पे जाके चिल्लाने के रहे ये लाइटें चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी काउंसिल। क्या जीएसटी काउंसिल? ठीक है, जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो किस कोई भी टैक्स के बारे में बात हो रही है तो इसका कौन सा आर्टिकल है? 279A। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि जीएसटी काउंसिल जो है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? आप बोलेंगे आर्टिकल क्या? आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा? 279A के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, अब सवाल ये है कि हु इज द चेयरपर्सन? चेयरमैन नहीं बोलेंगे क्योंकि लेडीज मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो चेयरपर्सन कौन थे? कौन हो सकते हैं? मतलब चेयरमैन बोलते हैं तो चेयरमैन तो लेडीज भी होंगे, तो मैन बोलेंगे बुरा लगेगा, फीमेल भी होगा तो है ना। चेयर इवन बोलेंगे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन बोलते हैं। चेयरपर्सन कौन है? यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। क्या अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बोलो, अरे बोलो अभी कौन है? प्रेजेंट में कौन है? लोग कैसे सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग? निर्मला सीतारमण। एक ही सीता है और एक राम है, निर्मला, और एक चेंज हो सकता है निर्मला सीतारमण। इस वक्त सीता अब देखो अभी भी एच है नहीं है तो काफी निर्मला सीतारमण तो है। और वाइस चेयरमैन जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उन लोगों के मिनिस्टर्स के बीच में जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मेंबर्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस के। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन की, किसकी बात करेंगे? कंपोजिशन की। या क्वारम बोलते हैं 50%, 50% लोग होने चाहिए टोटल मेंबर्स। अगर कोई चीज डिस्कशन करना है तो टोटल कितने होना चाहिए? 50% लोग अवेलेबल क्या होना चाहिए? होना चाहिए। और एक बात समझ लीजिएगा, स्टेट का वेटेज कितना होता है? स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है? स्टेट का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2/3 मतलब कितना? 66.67%। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा पैसा सरकार लेके जाएगी क्या? बस चलेगा महाराष्ट्र में, पैसा दिल्ली चला जाएगा क्या? कहाँ जाना चाहिए? महाराष्ट्र में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मैटर है? कितना परसेंट? 1/3। कितना? 93.3। इस काउंसिल में अच्छा कोई भी डिसीजन लेना, क्या लेना हो? कोई डिसीजन लेना हो तो कितने लोग बैठेंगे तो काम होगा? डिसीजन लेने के लिए 70.5% की मेजॉरिटी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कितने परसेंट की मेजॉरिटी होनी चाहिए? 75% लोग अवेलेबल होने चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताओ। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं लेकिन फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है। अब हम चलेंगे किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जीएसटी। किसके बारे में? Features and characteristics of GST. The advantages of GST को क्या कहना है? क्लियर है? आए ना बेटा दोस्तों? तो अगली बार कोई भी टैक्स आप भरे या फिर कुछ भी देंगे तो समझ लीजिए कि आपके पापा का टैक्स यूज हुआ है। ठीक है? बैंक में आप पैसा अकाउंट खोले, राइट? तो बैंक आपकी सैलरी कहाँ से आ रही है? दो जगह से, एक तो टैक्स से और दूसरा इंटरेस्ट जो लोग पे कर रहे हैं। जैसे होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, कोई के पास पैसा आता है, अरे तुमने घर खरीदा, इंटरेस्ट भरा, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स था नहीं था? था कि नहीं था? अगर आप 50, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे HDFC बैंक का मेरे पास ATM कार्ड है, ठीक है, और मुझे हर महीने 50,000 मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? एक बार क्या हुआ कि मेरा
मुझे कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट टैक्स की जरूरत पड़ गई तो मैंने उस महीने 15,000 कम मेंटेन किया, मतलब 35,000 ही मेंटेन किया, 15,000 के ऊपर मुझे टैक्स लग गया, तो लगभग वो मेरा 28,000 के आसपास मेरा पैसा कट गया, तो डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया? चार्ज फाइन लग गया। क्या लग गया? फाइन। अब बताइए कौन सा फाइन लग गया? कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट। कैसा टैक्स? मतलब द टैक्स व्हिच इज imposed in the form of fines is referred to as indirect tax। लेकिन मुझे बताओ ये जो HDFC बैंक वालों ने मुझसे पैसा लिया एज एन इनडायरेक्ट टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स? अब एक्सिस बैंक कहाँ का बैंक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट का बैंक है? स्टेट गवर्नमेंट का है। किसने बोला? दिल्ली में नहीं है एक्सिस बैंक। अब तो टेंशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भरे, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भरे। मुद्दा ये है कि टैक्स का मामला ये है कि हमने एज ए इंटरेस्ट भर दिया, एक्स्ट्रा पैसा भर दिया, राइट? तो वो पैसा किस में काउंट होगा? एज ए टैक्स काउंट। बस इतना समझ। अब रही बात कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? महाराष्ट्र। तो अब मैं महाराष्ट्र से पे कर रहा हूँ, लेकिन पैसा तो कहाँ जा रहा है? सेंट्रल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? गवर्नमेंट है। क्या है? गवर्नमेंट के पास, उनके पास आता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं और एक एक करके जीएसटी के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि दो तरह का जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी एक्ट लगेगा, और कौन सा? एक सीजीएसटी है और दूसरा कौन सा है? एसजीएसटी। तो लिख लेंगे इसके कैटेगरी के बारे में बात करें। ठीक है, तो सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि जीएसटी के दो पार्ट, कौन सा? एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदना डीमार्ट में जाकर के, तो आपको एक छोटा सा आप खरीदोगे मैगी 100 रुपए का, इतना बड़ा बिल बना देगा, तुम दोनों के खर्चा काट दिया था, वो कागज दिखेगा, है ना? तो सिर्फ दो तरह का टैक्स होगा। अगर तुमने 100 रुपए पे किया तो चार्ज करेंगे 98, 1 रुपया सीजीएसटी, 1 रुपया ये अमलाता करके देना 100 ही है। तो 98 पे ध्यान दीजिए, सब टोटल देखिए मैडम देखना है। लोगों ने 98 क्या? अरे वो हमारा इंटरनल है, कुछ इंटरनल नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। तो उस डीमार्ट का जो हमने 100 रुपए का मैगी खरीदा, उसमें से अगर चार्ज किया हमने 94.60, मतलब 94.60 क्या प्राइस? प्रोडक्ट का प्राइस। इसका प्राइस? प्रोडक्ट का प्राइस। और उन्होंने बोला एसजीएसटी 2.30, ठीक है? कौन सा? एसजीएसटी। मान लो एग्जांपल है ना, एग्जैक्ट और कैलकुलेट कीजिए। और सीजीएसटी कितना दिया? सीजीएसटी कितना आ गया? 0.10, कितना पे 1 हो गया? 96, 97, 3.1। हालांकि ज्यादा दिख गया, इसको लिखा चाहिए 3.1। स्टेट जीएसटी ज्यादा होता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर 3.30 तो कितना होगा? 1 हो गया, 97, 98। अभी कितना है? अब इसमें लिखेंगे वो 7 होता है। क्या लिखेंगे? 7 होता है। आपने एक मैगी लिया ना, सिर्फ एक मैगी लिया 100 रुपए, और उन्होंने ये सब दाम कर दिया। ये क्या है? ये क्या भैया? 94 रुपए का है क्या? सर इधर देखिए, आप बोर्ड में क्या लिखा है? आप इधर देखिए ना, वो क्या है? दिमाग मत लगाइए, या तो डायरेक्ट बोल देगा, या फिर अगर थोड़ा इंटरेस्ट है आपको टीचिंग करने के लिए उसको, तो सरकारी पैसा लगेगा, सबको देना पड़ता है ना सर। बीएमसी को भी देना पड़ेगा, हम मीटिंग बोल करके एक 10 आएगा महाराष्ट्र बीएमसी नहीं बोलना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? क्योंकि मैगी बनाने का परमिशन किसने दिया है? इंडियन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेचने का परमिशन किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। FSSAI के नाम से एक लाइसेंस मिलता है, सुना है? क्या बताऊं, यहाँ तो खाने पीने का चीज नहीं है, सब्जी खाने की किताब है। पीछे लिखा होता है। हाँ, FSSAI फूड लाइसेंस बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन वो किसने दिया? सरकार। तो तुम बेचोगे मैगी इंडिया में
आउटपुट तो भैया पैसा टैक्स है ना। अब जिस स्टेट में बना है तो ऐसे कैसे बनाओ, ऐसा पैकेजिंग कर रहे हैं तो पैकेजिंग कंपनी से पैसा लेंगे, सबसे पैसा लेंगे, लेकिन सारा पैसा नहीं कौन रहा है मालूम है, एक कस्टमर। तुम्हारे ही पैसे से, तुम्हारे तो हमारे पैसे नहीं, आपके ही पैसे से सारा काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं बोले हाँ। तो फिलहाल मुद्दे पे चलते हैं और अगली बात तुम समझते हैं, ठीक है। एक सीजीएसटी था, दूसरा क्या था एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था, बाकी का फुल फॉर्म पूछा गया था। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन स्टेट सेंट्रलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस और क्या था टैक्सेशन। वर्ड्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, टैक्स बोल रहे हो ना, टैक्सेशन तो मतलब परेशान करने की बात है, लेकिन आंसर क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिलहाल एक आपको आगे बढ़े। अब आप क्या बोल रहे हो? देखिए दो तरह की बात होगी इसके, कौन कौन सा? सीजीएसटी और क्या? अच्छा, इस टाइप के टैक्स को हम लोग कंकरेंट टैक्स बोलते हैं। कंकरेंट का मतलब पता है क्या? विच इज आप लोग पढ़ोगे कंकरेंट लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से लिया था पार्लियामेंट। आज जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है वो किसे लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया है, मालूम है बोरो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, राइट। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया है? कहां से लिया? ये बिल्कुल याद नहीं, आयरलैंड से लिया है। कहां से लिए? आयरलैंड से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया? ब्रिटेन। प्रेसिडेंसी कहां से लिया? प्रेसिडेंट होना चाहिए किसी कंट्री का, कहां से लिया? यूएस से लिया। सीजीएसटी और कौन सा? तो इसको बोलते हैं कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? दो चीज एक साथ, मतलब दोनों चीज क्या? तीन तरह का लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा दोनों मिला। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिससे दोनों लोगों को फैसला लेना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों बैठेंगे तब काम होगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी वहां से कुछ बोल देंगे तो काम हो जाएगा, दोनों को बैठना। कुछ चीजें ये है कि वहां पे मोदी जी की जरूरत नहीं। अब तुमको चाय बनाना है, पापा से पूछोगे पापा चाय बना लो, आपकी क्या जरूरत है? अब तुमको पिकनिक पे जाना है, पूछना पड़ेगा दोनों से, मम्मी से भी पापा से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं? आपको पानी पीना है, मम्मी अगर इजाजत हो तो पानी पीना है, तो लॉजिक ऐसी बात कर नहीं ना? क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर सपोज आपका जॉब लग गया अब्रॉड में, यूएस में लग गया, तो मम्मी पास से पूछोगे ना, राइट? तो फिर वो वही चीज है क्या कि आपको स्टेट लिस्ट भी होता है, सेंट्रल लिस्ट। फिलहाल जीएसटी के कंकरेंट की बात करेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? पहला बोलो क्या बोला आपने? सीजीएसटी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड क्या? सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज। और दूसरा क्या है आपका? एसजीएसटी, जीएसटी। तो क्या बोलेंगे? स्टेट गुड्स एंड क्या? सर्विसेज टैक्स। कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। ठीक है, दोनों मिला करके क्या करेंगे? किस लिस्ट पे काम करेंगे? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। जब हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है दूसरे कंट्री को, और जब दूसरे जगह हम भेजते हैं तो पैसा क्या होता है? हमारे पास आता है। जब आप कुछ बेचोगे तो आपके पास पैसा है, जब आप कुछ मंगाओगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल मामला है। ये दोनों चीज के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होता है, राइट? जैसे आप आईफोन मंगाते हो यूएस से, आए ना, तो क्या होगा? अमेरिका पैसा चला जाएगा, आया ना? दूसरी
मान लो ऑल्फेंसो मैन को गुजरात वाले लोग महाराष्ट्र से लेके गए, तो क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टेट टू स्टेट टैक्स लगेगा, ये उनको देंगे ये इनको देंगे, बात करें कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज विदेश से आ रहा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और कुछ यहाँ से विदेश आ रहा है तो आपके पास पैसा है, लेकिन जाएगा तो भी टैक्स, आएगा तो भी टैक्स। ये बात समझना क्या है, तो आप भेज रहे हो तो आप पैसा कमाओगे, पैसा देंगे। अब मंगा रहे हो तो टैक्स तो भरे ही हो, क्योंकि उसका गुड्स का प्राइस है, कस्टम ड्यूटी का तो पैसा आ गया। तो अब तुमसे नहीं लेंगे, किसे लेंगे? जब वो प्रोडक्ट वाला बंदा क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो कस्टम ड्यूटी में ले लेंगे पैसा तुमसे नहीं, मतलब किससे? मैन्युफैक्चरर से। इनडायरेक्टली आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें तो टैक्स भरेंगे ना, और वही पैसे को यूटिलाइज करेंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए? देश के रिसोर्सेज को बढ़ाने, है ना? एक बस है, एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, अब उसको रिपेयर करेगा कौन? आप बोलोगे तो आपके किसी आप बैठे तो बहुत बड़ा बनाओगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये ड्राइवर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये टूट जो भी हुआ है सरकारी बस का, उसका सारा खामियाजा कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो लोग बैठे थे उससे कुछ इंसान पैसे होंगे, टैक्स भर रहे होंगे, 100 में से 2-4 तो भरेंगे, 10 लोग तो भरेंगे, है ना? ठीक है, तो ये मामला है। एक बार बोल दिया था कि क्या ये खराब करके रखे हो बस, हम लोग टैक्स भरते हैं तो आप लोग थोड़ा मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो क्या बस का? तो बोलता है जाके सरकार को क्यों नहीं बोलते, हम तो ड्राइवर है साहब, हमें क्यों बोलते हैं ऐसा करके? कंडक्टर बोलने से क्या होगा? बस खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तो किसके ऊपर होगा कंबाइंड? क्या? इंपोर्ट्स एंड क्या? एक्सपोर्ट्स। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट बताइए। तो IGST मैं लिख देता हूँ, जीरा देखना GST। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते जो भी IGST की रकम वो इम्पोर्ट है, वो स्टेट टैक्स हो गया, अंदर का हो गया। वो IGST को लगाते हैं। IGST बता दो, वो कन्फ्यूजन वही कर लिखते हैं। सेंट्रल टोल डिवाइड लिखना है आपको, सेंट्रल मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन टोल डिवाइड। डिवाइड मतलब इम्पोर्ट, है ना? एंड कलेक्ट IGST, एंड कलेक्ट IGST on supplies in the course of interstate supplies and imports and तो देखो जो इंटर स्टेट सप्लाई है, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात गया, गुजरात से महाराष्ट्र, उसके ऊपर क्या लगेगा? IGST। तुम्हारी बात को मैं लिख दिया, क्या कहते हैं? IGST सेंट्रल गवर्नमेंट है। पर्सनली हमसे कैसे मांग सकते हो? हम तो सामान खरीद रहे हैं, हमसे कैसे मांगो? आप लोग अपना देखो क्या ला रहे हो, क्या ले रहे हो, आप लोग सब पा रहे हैं। तो आप दिल्ली से बात कीजिए, क्या कीजिए? सेंट्रल GST। जब कस्टमर के पास वो पहुंचेगा, कस्टमर हो सकता है क्या वो लोग पे कर दिए, दिल्ली को पे कर दिए, ठीक है, कुछ लाया दिया पे कर दिया। अब जब कस्टमर से लेने की बारी आएगी ना, तब बोलेंगे लाओ हमने दिया हमारा ही पैसे जा रहा है, तो पे IGST बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि कभी कभी लगाया जाता है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी होता है किसी जगह में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया,
तो मोदी जी बोलते हैं जिनके जिनके घर में नुकसान हुआ है उनके घर वालों को 5 लाख रुपए दिया जाता है। अरे पता नहीं कैसे पास है, अरे बोलो कहाँ से है पैसा? हमारा टैक्स तो दान होना तो ले मोदी जी दे देंगे तुम्हारे लिए। ये बिल्डिंग गिरा है, ये बिल्डिंग गिर गया है थाने में, पुल गिर गया है, जो लोग की मौत हुई बिल्डिंग की ब्रिज गिराते हैं कॉमन है, पुराना ब्रिज से गिरा, जो लोग मरे हैं तो हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं शिंदे जी, जिनको की मृत्यु झाले 5-5 लाख रुपए देना। सवाल ये है कि 100 लोग मर गए, 5 लाख में 105 करोड़, अभी सवाल ये है कि 5 करोड़ आएगा कहाँ से? मोदी जी पैसा दिए ना, ये नहीं ध्यान हुआ। तो देख तो बिल्डिंग बराबर नहीं बनाया, तो बिल्डिंग बराबर नहीं बनाया, कंस्ट्रक्शन कंपनी की वर्कर की ब्ला 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 ब्ला, 5 करोड़ तू दे, मैं क्यों दूं? CGST ले तो मैं लेता हूँ ना, सरकारी लेवल पर कुछ होगा तो देखेंगे, भूकंप आया तो हाई लेवल का बात करो ना, सर छोटे को चिंती मैटर है, ब्रिज गिर गया तुम देखो। अच्छा तो क्या है ना, क्या चाहते 5 करोड़ तुम दो, तुम बोल तो अभी ये जो 5 करोड़ आया वो कहाँ से आया? वैसे तो रिलीफ फंड होता है, सच है, इमरजेंसी फंड हमेशा होता है, लेकिन टेक्निकली वो पैसा भी कहाँ से आया? किसी न किसी से पब्लिक का पैसा है, जो हम ऐसे टैक्स क्या देते हैं गवर्नमेंट को देते हैं। कोई आदमी मरा ना, आप तो शांति दीजिए, मेरे हिस्से का टैक्स उसके पास चला जाएगा, टैक्स है मेरा पैसा है, डायरेक्टली बोल देना बोलेगा ऐसा तो मेरे एक मर्डर किया है, लेकिन एनीवेज दैट्स इट। क्लियर बात है? तो in case of any sort of loss of revenue is there, so there is a compensation given by CGST and SGST together. So it may be on the basis of central level, it may be given by the state level. It can be like अगर earthquake आया, भूकंप आ गया, तो ये किसका प्रॉब्लम है? भगवान का प्रॉब्लम है। तो भगवान का प्रॉब्लम हमारे देश का भगवान तो एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही देखें, ब्रिज गिर गया किसी जगह पे, तो वहाँ का स्टेट का प्रॉब्लम, वहाँ पे भगवान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ इंसान का प्रॉब्लम है ना? इस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन आजकल देख रहे हो, आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है? पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पैन बेस्ड। अब कोई रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, पैन कार्ड मांगेंगे, आपको घर खरीदना है, पैन कार्ड है आपके पास? नहीं है। बच्चा तुम घर खरीद सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो बच्चे की 18 साल की हुए नहीं तुम, तो you need to have a PAN card if you want to do registration. पासपोर्ट चाहिए आपको? यस और पैन कार्ड है तो बन जाएगा, पैन कार्ड नहीं है तो गोदी में लेके जाइए, ठीक है? हालांकि ऐसा कहना ठीक नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, या फिर शादी भी कर रहे हो, राइट? नीड टू हैव पैन कार्ड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। अगर आपका पैन कार्ड है तो यार पैन कार्ड है नहीं है तो तुम बच्चे हो, हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो आपकी शादी नहीं हो सकती है, अभी आपकी तबीयत ट्राई कर लो, हो ही नहीं सकती, पैन कार्ड नहीं है शादी नहीं होगी आपकी, हमारे पास नहीं है, ज़्यादा क्यों से होगा? आपके पास है? आपके पास है? Yes, you are eligible for marriage. इस बच्चे के पास नहीं, ये घर भी नहीं कर सकती, बाइक भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, हाँ तो कर सकते हो खिलाना, तो बक्स कर सकते हो, पैक कर सकते हो, पेंसिल कर सकते हो, घर नहीं कर सकते, and that is given under the GST council, right? We need to have a PAN card in case we want to buy any property of the country. Yes. समझ में आया? Yes, sir. और ज़्यादा जोर से नहीं बोल दिया, समझदार हो, ठीक। अब सवाल ये है कि जीएसटी काउंसिल में ये भी बात की गई कि जिस भी आदमी का 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, चाहे बिजनेस हो या क्या हो, सैलरी, वो भी जीएसटी के अंदर आएगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, रजिस्ट्रेशन ओनली लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन उसी लोगों की जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन ओनली इफ टर्नओवर
is more than 20 lakhs, is more than कितना 20 lakhs। अगर 20 लाख से ज्यादा आपका क्या है टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं तो 10 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी। अब गरीब आदमी तो उसके लिए क्या करें, उनके लिए मतलब है कंडीशन लगा दें क्या नहीं फॉर स्पेशल कैटेगरी। कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट देखिएगा और ये पॉइंट आपको डालना है अपने खून के अंदर। किसके अंदर? खून के अंदर। इसलिए डालना है क्योंकि आप खून डोनेट नहीं करेंगे। यस और नो? याद रखना पड़ेगा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। क्या बोला मैंने? बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी वो सर्विस टैक्स देना क्यों चाहिए? नाम नहीं लेगा तो मूड नहीं है, मतलब के जान ले लेंगे। देना चाहिए, खून डोनेट करना चाहिए, आंख डोनेट करना चाहिए। आप एक आंख से काम चला सकते हो नहीं चला सकते हो? लेकिन तो आपको बात ये है यूज करो क्या पापा पर लेकिन से पढ़ने में दिक्कत आएगी स्पेशल कैटेगरी आप मार्क्स कम मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी फिर स्टार्ट जो लोग 10 बार लगाए तो समझ लो उनको कितना की जरूरत पड़ी है और इनके लिए पढ़ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या बेनिफिट्स ऑफ हाई डे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्या हाई डे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ क्या स्टार्ट करेंगे करके ओके। तो पहला रिडक्शन ऑफ कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अब एक झमेला नहीं पालना है, एक ही टैक्स है। ये इसके लिए ये टैक्स दो, उसके लिए वो टैक्स दो, उसके लिए वो टैक्स दो, अलग अलग नहीं चाहिए। कास्केडिंग ऑफ क्या ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग टैक्स दो, उसके लिए सामान लेकर आए उसके लिए टैक्स, जगह लिया उसके लिए टैक्स, परमिशन लिया उसके लिए टैक्स, बेचा दो टैक्स, खरीदा दो टैक्स। तो ये क्या चल क्या रहा है? एक साथ दोनों में कर देना है या सब? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी ऑर्डर किए हो वेज थाली? वेज थाली ऑर्डर किए हो? सर पर 5 रुपए का दाल है, 10 रुपए का भाजी है, 15 रुपए का पापड़ है, 20 रुपए का खीरा। कोई बात नहीं, तुम इसकी चीज तुम पूछते हो उससे थाली बोलते हो, देखा ना 5 चपाती दाल भाजी है गुलाब जामुन, तो अपने को थाली ऑर्डर किया है। दिस इज लाइक थाली, राइट? तो अपने को अलग अलग नहीं चाहिए, राइट? वी वांट ए सिंगल टाइप ऑफ टैक्स। आगे बताएं विराट कोहली वाला पानी है। दूसरा रिडक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्या बोलते हैं ना, मल्टीपल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स लेके ना कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जितना जरूरत उतना ही टैक्स। अच्छा मैं बताऊं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे आप उसको यूज करो ना करो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाते हैं डिपेंड करता है, जो जरूरत पड़ता है तब आप पे करते हो। अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि आपको मेडिक्लेम लेना ही पड़ेगा, ये क्या बात है, बीमार नहीं आपको नहीं लेना है तो ये भैया लेना पड़ेगा। तो हमारे देश से बीमार होकर लौट नहीं, क्योंकि आपको जैसे दूसरे लोग और बीमार हैं, ऐसे ही यूएस में चलता है। तो टैक्स भरना ही पड़ेगा और फैसिलिटी भी देंगे, तो उसका मतलब नहीं कि आप टैक्स भर रहे हो तो फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, राइट? अरे हमारी शादी की आपको एजुकेशन टैक्स देना, ये क्या बात हो रही है? आपको गवाह रहना है जिंदगी को, नहीं आपको इस देश में रहना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्यों मजाक है?
अच्छा है ना, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार आप खर्चा कर ही दिया है तो पढ़ ही लेते हैं। जैसे आप लोग क्लास में आते हो, फीस भरा है इसलिए आ रहा है, पढ़ने का मन करता है आप लोगों को। रिडक्शन ऑफ कास्केडिंग बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में हमने क्या देखा? रिडक्शन ऑफ कास्केडिंग ऑफ टैक्स, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जितना जरूरत उतना टैक्स, कॉमन नेशनल मार्केट, एक प्रोडक्ट का प्राइस सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा नहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग। और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए क्या है? बेनिफिट है ना, छोटे छोटे टैक्स पेयर के लिए। कास्केडिंग मतलब जैसे बहुत सारे टैक्स एक साथ देने पड़ जाए तो उसके लिए एक कॉमन टैक्स लगा दो, ये था पैसा, है ना। ये आप पता चला कि आपने बिरयानी ऑर्डर किया, मैडम इसके ऊपर 15 रुपए ज्यादा लगेगा, दुकान पर दाल ही कर ऐसा लग हो गया। ऐसा नहीं होता ना, आप कितना भी खर्चा करो, खाना खाओ, हम आपने 2000 रुपए का खाना खाया रेस्टोरेंट में और उसके ऊपर 28% का टैक्स लग गया या 15% का टैक्स लग गया, 300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक एक मेन्यू पे जाकर हम देख रहे हैं आपको टैक्स लगेगा, ये नहीं। और ये भी नहीं कि आपका रेस्टोरेंट छोटा है बड़ा है कि हमारे यहाँ एसी नहीं तो इतना टैक्स की हम इतना टैक्स ले रहे हैं, मतलब एसी भी नहीं है, वो बात नहीं है। सरकार ने बोल रखा है इतना देना है तो देना है, बात खत्म है। लेकिन आप देख लीजिए एसी वाले में चलेगी, आप बोल भी नहीं सकते, आप सुनते लोगे तो पहले देख लोगे, देख करके अच्छा लग रहा है, टेस्ट मैटर्स। आगे चलते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम, बहुत अच्छा पॉइंट है, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम, ठीक है। आजकल लोग ऑनलाइन टैक्स खुद से भर सकते हैं, मालूम है, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम। मतलब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए और अपना टैक्स भर दीजिए। आपका जो सैलरी है या जो इनकम है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेटर बता देगा कि आपको टैक्स निकाल देना, आराम से भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी को क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। रिश्वत नहीं बोला, मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारा ये कर देना, तो आप अपना अगर आप स्पॉट टैक्स क्लियर बोलो, क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प लगेगा, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज को ट्रेस करना, उसको एक्यूमुलेट करने में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो you need to have a team, right? और वैसे भी बिजनेस के लिए टीम की जरूरत पड़ती है, कि अकेले बिजनेस कर रहे हो, आए ना, ठीक है। आगे नॉन इंक्लूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम, ये तो ठीक है। सिंप्लीफाइड टैक्स डिजाइन, सिंप्लीफाइड टैक्स डिजाइन, तो सबको पता है कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है, सिंपल है और ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। प्रोडक्ट देखिए और फटाफट कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हमने बात कर ली है, एबॉलिशन ऑफ सीएसटी, ठीक है। एक्सपोर्ट्स टू बी जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट्स टू बी जीरो रेटेड, जीरो रेटेड। अगर आप किसी बाहर भेजोगे आपको पैसा आएगा, है ना, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यस और इससे देश का जीडीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज, इंडस्ट्रीज, इसको हम आईजीएसटी। देखो जो भी इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर है उसको देख रेख करने का जिम्मेदारी किसका है? स्टेट का तो है, लेकिन सरकार का भी, कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें थी। और एक था एबॉलिशन ऑफ सीएसटी, वो तो ठीक है, यानी बाद में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बात करेंगे। नॉन इंक्लूसिव, ये लिखो बस आप, नॉन इंक्लूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स। इसमें एक बात और समझना है
कि आप इनकम टैक्स भर रहे हो तो ब्रोकर की जरूरत है क्या आपको? तो आराम से इलेक्ट्रॉनिक बिल कर दीजिए अपना, है ना? कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, नो इंटरफेरेंस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। इतना पैसे की कमाई है, इतना इनकम है, हम इतना टैक्स भरना है। क्लियर है? समझ में आया टैक्स सिस्टम? ये सब ठीक है? तो इसको रिविजन करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा हम लोग, ठीक है? चलिए आज के लिए रखते हैं, बाय।